नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो जो बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की 17-18 फरवरी को जो आने वाली परीक्षा है, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें जीएस के प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आप करोगे ही साथ में, और जो मेरा एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन पर होगा उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। अब इस उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पर हम लोग कितना डिस्कशन करेंगे, ये चीज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लो, ये जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं इनको हम ट्रॉपिकल या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो पहले तो आप ये जान लो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इवन रेनी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, रेनी फॉरेस्ट। तो जैसा नाम से इनके दिख रहा है कि ये वन भारत में कहां मिल सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप कोशिश करिएगा आंसर करने की। तब तक यहां पर आप ध्यान से समझिए कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, उच्च तापमान यहां पर चाहिए। बच्चों याद रखिएगा, तो तापमान यहां पर हाई होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली एवरेज टेम्परेचर यहां पर 20 से 25 डिग्री का एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, याद रखिए। इसके अलावा यहां पे जो वर्षा की कंडीशन है बच्चों, जो वर्षा होगी या जो रेनफॉल होगा, इसका जो मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर पर एनम से ज्यादा होना चाहिए, यानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, याद रखिएगा। तो दो बेसिक कंडीशन है पूरी दुनिया में जहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत में उन्हीं क्षेत्रों में या पूरी दुनिया में उन्हीं क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहे, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहे, साथ ही साथ वर्षा की मात्रा भी बहुत ज्यादा रहे। तो पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो ऐसी जो स्थिति बनती है, ये वाली स्थिति, वो विषुवत रेखा के आसपास ही पाई जाती है। तो ये जो वन होते हैं, ये बेसिकली जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, या ऐसे कह सकते हैं इक्वेटोरियल जोन में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं बच्चों। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मिलेंगे, स्पेशली कर्क और मकर रेखा के बीच में, कर्क व मकर रेखा के बीच में। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो लाइन है कैप्रिकॉर्न, उन दोनों लाइनों के बीच का जो एक्सपेंडेशन है अर्थ का, उसी के बीच में विषुवत रेखीय एरियाज में आपको ये मिलेंगे। आप ज्योग्राफी में ये चीज जानते होंगे कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके बिल्कुल बीच से विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ये दो रेखाएं हैं, ये मकर है और एक कर्क है। तो यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसी का जो ये रीजन है, इसी रीजन में आपको ये वाले जंगल मिलेंगे। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी बहुत तगड़ा होने वाला है। तो वह क्षेत्र बच्चों, देखिए जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर तो काफी डाउन रहता है, यहाँ पे वर्षा थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे एवरेज रूप से बहुत तगड़ा नहीं रहता है। तो हम इसलिए इसको इस वाले फॉरेस्ट के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बिहार दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे बच्चों बिहार भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बिहार में टेम्परेचर भी एवरेज रहता है और जो ये रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से कम होता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के लिए आपको माइंड सेट ये करके रखना है कि इंडिया में वे क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। हिमाचल जम्मू कश्मीर से ही सटा हुआ है, तो सेम वैसा ही फीचर यहां पर है। तो ये तीनों ऑप्शन बच्चों बिल्कुल गलत है। यहां पर जो अंडमान द्वीप है या अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, ये जो आइलैंड्स है बच्चों, ये आपको मिलेंगे विषुवत रेखा के पास।
इंदिरा पॉइंट हो या फिर और जो भी क्षेत्र हो, पोर्ट ब्लेयर हो, उनके जो भी कोको द्वीप हो, मिडल अंडमान हो, सारे के सारे आप देखोगे कि 0 डिग्री के आसपास, यानी कि लगभग 10 डिग्री 12 डिग्री के आसपास ये सब फैले हुए हैं। तो अंडमान द्वीप चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी एवरेज रूप से ज्यादा होगा और रेनफॉल यहाँ पे तगड़ा होता है बच्चों। इंडिया में जो मानसूनल रेन होता है उसका एक बड़ा सा हिस्सा, एक बड़ा सा ब्रांच अंडमान निकोबार की तरफ चला जाता है, जिससे इस अंडमान निकोबार में तगड़ी बारिश होती है। तो जो क्वेश्चन यूपी पुलिस ने आपसे पूछा था कि इंडिया में उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपको कहां पर मिलने वाले हैं, तो उसका सही आंसर है बच्चों अंडमान द्वीप। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको और बता दूं कि जो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, इनके कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को भी आप यहाँ पे जान लो। सबसे पहली चीज, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जो वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होने के साथ साथ घने होते हैं, और इनकी जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं, याद रखिएगा। तो इनकी 3 चीजें तो सबसे पहले जान लो। उष्णकटिबंधीय वर्षा के वृक्ष बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत घना जंगल होता है, सूर्य का प्रकाश इस जंगल में नहीं पहुंच पाता, ये लगा लो। सूर्य का प्रकाश ऊपर ही पेड़ों पे रह जाता है, धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। इतनी यहाँ पे जो है कि सघनता होती है, और इनकी लकड़ियां इतनी ज्यादा कठोर होती हैं कि इनका इकोनॉमिक पर्पस कोई नहीं है, ये आर्थिक रूप से कोई भी इनका उपयोग नहीं है, आर्थिक रूप से अनुपयोगी। क्योंकि इनके जंगल की लकड़ियों को जब आप काटोगे तो ये जल्दी कटेंगी नहीं, क्योंकि इतना हार्ड होती हैं, तो इसीलिए इनका फर्नीचर इंडस्ट्री या फिर और भी जगह पर इनका उपयोग हम नहीं करते हैं। हाँ, इनका जो सबसे बड़ा चीज होता है कि ये जो जंगल होते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो पर्यावरण संतुलन के लिए बच्चों याद रखिएगा, पर्यावरण संतुलन के लिए ही ये सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि यहां पर जैव विविधता बहुत होती है, और जैव विविधता होने के कारण बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जीव जंतु जो धीरे धीरे धरती से विलुप्त हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी वाले जंगल में जाकर बचे हुए हैं। और इस तरह का जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, उस जंगल का नाम है अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन जंगल या अमेजन फॉरेस्ट, ये जो अमेजन वन है, ये आपको मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में। तो ये इस तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। क्योंकि पर्यावरण को संतुलित किया हुआ इतने पेड़ पौधे हैं कि हमारे यहाँ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित हो रहा है इस धरती पर, वो सारा का सारा कार्बन डाई को ऑक्साइड को ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर ले रहे हैं। तो इसीलिए इन जंगलों को, ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, इन जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं बच्चों। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ। जैसे हमारा फेफड़ा हमारे अंदर शुद्ध हवा और गंदी हवा को अलग करता है, ऐसे ही धरती पर गंदी हवा और शुद्ध हवा, गंदी हवा का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और शुद्ध हवा का मतलब ऑक्सीजन, इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो डिवाइडिंग है, वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन ही करते हैं। पूरी धरती पर ये विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये जंगल आपको 3-4 मेन एरियाज में दिखेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट है, केरला का, कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, गोवा का, आपको वहां पर ये जंगल दिखेंगे। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में ये जंगल दिखेंगे, जो कि यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में था। और तीसरा, ये जंगल भारत में दिखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उत्तर पूर्वी भारत में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब स्टेट्स में। एक क्वेश्चन बच्चों यहां पे और आ सकता है आपसे पेपर में कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश वो स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बन गए। आप अगर एक क्वेश्चन को रेडी करते हैं तो आप सारे के सारे चीजें जो है कि अच्छे से कर लेंगे।
चलिए आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सेट में आया हुआ है। बच्चों आज की जो पहली क्वेश्चन है यहां पर दूसरी क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो आप समझ लो कि पहले तो समझ लीजिए कि यहां पे जो क्वेश्चन आ रहा है ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित है। इकोनॉमी का साइज हम कैसे मेजर करते हैं? इकोनॉमी का साइज बच्चों हम दो टाइप से मेजर करते हैं। पहला जो मेजरमेंट होता है हमारा यहां पर वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी के आधार पर, और दूसरा जो हमारा मेजरमेंट होता है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, जिसको हम पीपीपी कहते हैं। तो दो आधारों पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग निकाली जाती है। यहां पर जो क्वेश्चन है वो जीडीपी के आधार पर पूछा हुआ है कि जीडीपी के आधार पर आप बताओ कि जीडीपी के आधार पर आप बताइए कि भारत की इकोनॉमी या पूरी दुनिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है। तो अब आप देख लो, पहले तो समझो कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों एक वर्ष में एक देश में उत्पादित होने वाले अंतिम अंतिम रूप से फाइनल गुड समझिएगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का योग। तो किसी भी देश में बच्चों याद रखिएगा, चाहे इंडिया हो, ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो, किसी भी देश में एक साल में अंतिम रूप से कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, उनका जो ओवरऑल समेशन होगा या ओवरऑल जो उनका योग होगा, उसी को हम उसकी जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसके बिहाफ पर इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बनी हुई है? तो बच्चों आप याद रखना, अभी भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका बनी हुई है। अमेरिका नंबर 1 पर है बच्चों, तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से आपका अमेरिका हो जाएगा। नंबर 2 पर है चाइना, तो ये नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर जो हमारी इकोनॉमी है वो है जापान। नंबर 4 पे जो इकोनॉमी है वो है जर्मनी। और नंबर 5 याद रखना हमारा भारत। ये अभी पिछले साल की बहुत बड़ी करंट अफेयर की घटना थी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो हम लोग 5वें नंबर पर आ गए हैं। तो यहां पे फिर से एक बार रैंक समझिएगा, यूएसए नंबर 1 पर है बच्चों, नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर है जापान, नंबर 4 पर है जर्मनी, और लास्ट 5th नंबर पर है इंडिया। इसके बाद सारे देशों का रैंक है, इवन रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, सबको इंडिया ने पीछे करके आज के डेट में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जा रहे हो, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत इस समय दुनिया की कौन से नंबर की इकोनॉमी है, तो आपको बताना है 5वां। और अगर वो सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो आपको बताना है अमेरिका। तो बच्चों अमेरिका इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर है? और एक चीज मैं यहां पे और डिस्कस कर रहा था, पीपीपी बच्चों। जो पीपीपी है, पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है क्रय शक्ति समता दृष्टिकोण। किसी भी देश के पास जो पैसा है उस पैसे के हिसाब से उसकी जो करेंसी है, उस करेंसी का एक ओवरऑल जो हम उसको कह सकते हैं कि एक जो इक्वलाइजेशन करते हैं सभी करेंसीज में, तो हमको किस करेंसी से और किस देश में कितना ज्यादा हम सामान खरीद सकते हैं, इसकी बात यहां पे की जा रही है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो इंडिया में रह रहा है,
तो इंडिया में अगर उसको एक चाय पीना है, एक चाय मान लो वो पीना चाहता है, तो चाय पीने के लिए उसको यहाँ पे 10 रुपए खर्च करने होंगे। तो इंडिया की करेंसी में अगर उसके पास 10 रुपए है तो वो एक चाय पी सकता है। सेम अगर वही व्यक्ति यहां से अमेरिका चला जाता है और अमेरिका में उसको चाय पीना है तो वो कम से कम $2 खर्च करेगा, तब जाकर उसको यहाँ पे चाय मिलेगा। $2 को अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो लगभग यहां पर 160 रुपए के आसपास आएगा बच्चों। तो इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया की करेंसी और अमेरिका की करेंसी में जो डिफरेंस यहां पे बन रहा है वो लगभग 16 गुने का बन रहा है। तो यहां पे सीधे सीधे आप समझ लो कि इंडिया 10 रुपए की परचेजिंग पावर रख रहा है, वहीं पे यूएसए 160 रुपए की परचेजिंग पावर रख रहा है। तो ये परचेजिंग पावर के हिसाब से दुनिया की भी इकोनॉमीज की रैंकिंग निकली है। और इस परचेजिंग पावर का जो बात किया गया, इस बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस परचेजिंग पावर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बच्चों इस समय चाइना है, क्योंकि चाइना के पास जितना पैसा है, अगर उस पैसे से वो सामान अपने देश में खरीदेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, अमेरिका की परचेजिंग पावर चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आती है। और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हमारी इंडिया है परचेजिंग पावर के मामले में। तो हम परचेजिंग पावर में तीसरे नंबर पर हैं, जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर हैं। दुनिया में अमेरिका जीडीपी में नंबर 1 पर है और परचेजिंग पावर में चाइना नंबर 1 पर है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से क्या करिएगा, रिपीट कर लीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन जो यहां पर है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? पहले तो ये जान लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। स्थायी बंदोबस्त, इसको बोला जाता था परमानेंट सेटलमेंट बच्चों, परमानेंट सेटलमेंट। ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझो कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं और भारत के भूभाग को जीतते हैं, तो जीतने के बाद उस पर उस समय चूंकि ऑक्यूपेशन का मेन जो रिसोर्स था या जो मेन साधन था वो खेती ही था, तो उन जीते हुए जमीन पर खेती करवाना था। और खेती अंग्रेज जाकर करेंगे नहीं, खेती यहाँ के स्थानीय लोग ही करेंगे। तो कैसे उन लोगों से खेती कराई जाए और कैसे वहां से फिर उनको लगान या टैक्स भी अंग्रेजों को मिलता रहे, यही सब जो प्रोसीजर था उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अंग्रेज जमीन तो इंडिया के जीतते जा रहे थे, लेकिन उस जीते हुए जमीन से उनको राजस्व अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इसी क्रम में अंग्रेजों के इतिहास का सबसे इंटेलिजेंट और सबसे युवा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, बच्चों याद रखना ये नाम नहीं भूलना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इंडिया पहुंचता है। ये सबसे कम उम्र का गवर्नर जनरल था जो भारत में आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इतना इंटेलिजेंट था और इतनी दूर की सोचता था कि इसने कई सारी चीजों को इंडिया में स्टार्ट किया। जैसे इसने सबसे पहली चीज यहां पे स्टार्ट की सिविल सर्विसेज। आज के समय में जो आईएएस पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को स्टार्ट करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो कई बार पेपरों में आपके पुलिस वगैरह में पूछता रहता है कि भारत में नागरिक सेवा या सिविल सेवा या आईएएस पीसीएस की जो प्रशासनिक सेवा है उसको किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने दूसरा जो यहाँ पे इनिशिएशन किया, पुलिस सिस्टम। बच्चों याद रखना, ये जो पुलिस शब्द है, इस पुलिस शब्द का भारत में पहली बार प्रयोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। और उसने जो सिस्टम बनाया था पुलिस का, आज तक वो सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है। तो भारत में पुलिस व्यवस्था का भी जो जनक था, फाउंडर था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जो काम था वो था परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। ये उसका तीसरा सबसे बड़ा काम था। परमानेंट सेटलमेंट में उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई एक बात उसने कहा कि चलो भाई अब हम लोग तो जमीन जीत गए हैं, अब इस जमीन पे कैसे लोकल लोगों से खेती कराते हैं, उसका उसने एक पूरा का पूरा जो है कि प्रोसीजर बताया। उसने कहा कि चलो एक बड़ा सा एरिया लेते हैं, मान लो इस एरिया को उसने कोई नाम दे दिया, जैसे मान लेते हैं इस एरिया का नाम उसने रख दिया वाराणसी।
ये पूरा का पूरा एरिया वाराणसी के नाम से जाना जाने लगा। अब इस वाराणसी की इतनी जमीन पर खेती कैसे कराई जाएगी? तो कार्नवालिस कहता है कि इस वाराणसी से एक व्यक्ति को बुलाओ जो थोड़ा सा हम लोगों के प्रति वफादार बन सके। तो वो ढूंढकर एक व्यक्ति को यहां से ले आते हैं, और ये जो एक व्यक्ति यहां पर आता है, यहां से एक व्यक्ति को बुलाकर यहां लाया गया। ये जो एक व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति को लॉर्ड कार्नवालिस नाम देता है जमींदार का। कहता है कि हम तुम्हें जमींदार पद देते हैं। ये खुश हो जाता है, कहता है जी हमको, मान लो इस गांव में या इस वाराणसी एरिया में 1 लाख लोग रह रहे हैं। इस 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को जमींदार अगर बनाया जा रहा है तो बड़ा खुश हो जाएगा। फिर वो पूछेगा कि साहब इसके बदले हमको करना क्या है? तो कार्नवालिस ने कहा कि तुम इस पूरे एरिया के जमीन के मालिक हो, तुम्हारे साथ मैं स्थायी सेटलमेंट कर रहा हूं, तुमको इस पूरे वाराणसी की जमीन में दे दे रहा हूं। इसके बदले तुमको करना है क्या? इन वाराणसी वालों से, ये जो वाराणसी वाले हैं, इनसे यहां पर खेती करवाओ इस जमीन पे। इस जमीन के वास्तविक मालिक अब तुम बन गए हो, और तुम इन वाराणसी वालों से इन पर क्या कराओ? खेती कराओ। तो उसको लगा ये तो छोटा सा काम है भाई, खेती करा लेंगे। फिर बोले कि आपको इसमें क्या दिया जाएगा? तब कार्नवालिस ने कहा कि इस खेती के बाद जितना तुम टैक्स वसूलोगे, जितना तुम यहाँ पे लगान या टैक्स वसूलोगे, उस लगान का 10/11, बच्चे याद रखना, 10/11 भाग हम लोगों को लाकर दोगे। यानी अगर 11 क्विंटल गेहूं लगान में वसूलते हो तो 10 क्विंटल मुझे लाकर दोगे, और 1 क्विंटल, 1/11 यानी 1 क्विंटल अपने पास रख लोगे जमींदार होने के नाते। जमींदार को यह सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, वो बड़े से एरिया में खेती करवाने लगे, और लगातार ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये काफी तेजी से पॉपुलर होने लगा। विशेषकर लॉर्ड कार्नवालिस ने इस सेटलमेंट को, जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये उसको उस एरियाज में जो है कि अनाउंस किया, या उस एरियाज में लागू किया जहां पर जैसे यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तो इन्हीं क्षेत्रों में इसने क्या किया? इस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था। तो परमानेंट सेटलमेंट या जो स्थायी बंदोबस्त था, इस स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कार्नवालिस ने बच्चों 1793 में, ये सन आपको याद रखना है, 1793 में इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था कार्नवालिस ने। अच्छा, कार्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को थोड़ा सा क्रूर बनाया। क्रूर का मतलब था कि इसको थोड़ा सा और इसने निर्दयता के साथ लागू किया, क्योंकि यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा उस समय देश का वो एरिया था जहां पर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लोग रहा करते थे, या एक तरीके से कहिए उपद्रवी लोग रहा करते थे। तो यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों को थोड़ा सा क्रूर व्यवस्था लाना था, और उसके लिए जमींदारी व्यवस्था बिल्कुल सूट करता था। और जमींदार अगर कभी कभार दयालु या लिबरल बनने की कोशिश करते थे तो अंग्रेजों ने इनके लिए भी दवा का उपाय कर रखा था। इनके लिए उन्होंने इस व्यवस्था में सनसेट लॉ बना रखा था। ये जो सनसेट लॉ था अंग्रेजों का, ये बड़ा खतरनाक था बच्चों। इसमें हर जमींदार से ये साइन करा लिया जाता था कि अगर टैक्स जमा करने की तारीख वाले दिन सूर्य अस्त होते हुए तुम टैक्स नहीं जमा करते हो तो तुम्हारी जमींदारी खत्म, अब हम किसी और को जमींदार बना देंगे। तो आप बताओ कि अगर इतने बड़े एरिया यानी 1 लाख आबादी का कोई एक व्यक्ति जमींदार है या मालिक है तो वो इतनी आसानी से अपनी जमींदारी नहीं जाने देगा। अंग्रेज अगर मान लो डेट तय कर दिए कि 10 फरवरी तक वाराणसी का लगान आ जाना चाहिए, तो 10 फरवरी का मतलब है कि 10 फरवरी के सूर्य अस्त होते होते फला जमींदार को वाराणसी का 10/11 हिस्सा लगान वाला ले जाकर अंग्रेजों को दे देना है, और नहीं देगा तो उसकी जमींदारी खत्म, अब इस वाराणसी से किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से यह व्यवस्था काफी ज्यादा अंग्रेजों को हेल्प करती है यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा को कंट्रोल करने के लिए। यहां पे बच्चों एक चीज और समझिएगा कि ये जब जमींदारी व्यवस्था जब उन्होंने अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था तो उन्होंने यहां पे काम एक किया था कि जमीन का स्थायी मालिक, परमानेंट मालिक इन जमींदारों को बना दिया था।
चलिए यहां तक तो ठीक था। लेकिन 1947 में जब इंडिया आजाद होता है 1947 में, तो ये जमींदार तो थे उस समय भी, तो इन जमींदारों की जो जमीन थी ये उनकी रह गई। और अब यहां पे समस्या ये होता है कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम 7 फंडामेंटल राइट्स देते हैं। उनमें एक फंडामेंटल राइट्स होता है संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार था, यानी जितनी भी जमीन किसी व्यक्ति के पास है वो उसकी संपत्ति है, और वो उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सरकार किसी भी हाल में जमीन नहीं ले सकती। तो यानी कि जमींदारों के पास जो इतनी बड़ी बड़ी जमीन हुआ करती थी, उनसे भी सरकार जमीन नहीं ले सकती थी। लेकिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, तो इनकी सोच समाजवाद की थी। ये चाहते थे कि हमारे देश में जो भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन किसान हो या भूमिहीन श्रमिक हो, इनको हम जमीन आवंटित करेंगे। जमीन कहां से आवंटित करेंगे? जमीन जमींदारों से लेकर बांटेंगे, क्योंकि जमींदारों के पास तो अथाह जमीन पड़ा हुआ है जो अंग्रेज देकर उनको गए थे। तो जब नेहरू साहब ने इन जमींदारों से जमीन लेकर गरीब किसानों को बांटना स्टार्ट किया, तो ये सारे के सारे जमींदार भड़क गए। इन्होंने कहा कि साहब, संपत्ति हमारा मूल अधिकार है, और आप किसी भी हाल में हमारा संपत्ति यानी हमारी जमीन नहीं ले सकते। और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान का अनुसरण करते हुए कहा कि संविधान में बकायदा लिखा गया है संपत्ति हमारा मूल अधिकार है, तो आप किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जमींदार हो या कोई भी हो, आप उसकी मूल अधिकार यानी संपत्ति नहीं ले सकते। अब नेहरू जी को यहां पे दिक्कत होने लगी, लेकिन उनका तो सोच था कि हम गरीबों को जमीन जरूर बांटेंगे, और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने संविधान का पहला संशोधन, बच्चों याद रखना, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में कर दिया। अभी 1950 में संविधान लागू हो रहा है, अगले साल ही वो पहला संशोधन करते हैं। और ये संशोधन सिर्फ इस आधार पर था कि हम इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ेंगे। याद रखना, जिस दिन संविधान 1950 में लागू हुआ था, हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची जो एक्स्ट्रा ऐड होती है, 9वीं अनुसूची, वो 1951 में विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस अनुसूची में उन्होंने कहा कि मैं कुछ विषय लिखूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर रहेंगे, बच्चों याद रखना। और उसमें उन्होंने पहला विषय लिखा भूमि सुधार। यानी भूमि सुधार का मतलब था कि हम जमींदारों से जमीन लेकर उनको बांटेंगे, और वहीं से फिर भारत में ये चीजें चलने लगी। फिर मामला कोर्ट में गया, आगे भी चलता रहा, और फाइनली 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को ही मूल अधिकारों की कैटेगरी से हटा दिया गया, क्योंकि बार बार विवाद हो जाता था। सरकार जो है कि विकास कार्य नहीं कर पा रही थी, सड़क पुल कुछ नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए ये सारी समस्याओं को जड़ से ही खत्म कर दिया गया कि संपत्ति अब किसी का मूल अधिकार नहीं रहेगा। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था, तो उसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। आज का जो अगला सवाल है, तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन यहां पर है, जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ है जोजिला दर्रा। तो पहले तो आप ये देख लो कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों जो यहां पे सही ऑप्शन है वो है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है, यहीं पर जोजिला दर्रा स्थित है। अब थोड़ा सा भारत के दर्रों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी हम लोग करते हैं। भारत में वैसे दर्रे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे बच्चों, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। इस जम्मू कश्मीर में यहां पर है कश्मीर। इस साइड में आप जाओगे तो इधर जो है कि गिलगित, या फिर इसी के रास्ते में उरी, ये सारे आपको मिलेंगे। और हम इधर से पीओके होते हुए अफगानिस्तान की तरफ चले जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहां पर जम्मू आपको मिलेगा, ये जम्मू हो जाएगा।
और इधर की तरफ जाओगे तो कारगिल होते हुए, ये कारगिल होते हुए हम लद्दाख या फिर लेह की तरफ चले आएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है कि हमारा कुछ स्पेशल एरियाज है जिनमें जो है कि हम इसको क्या कर रहे हैं कि दर्रों का लोकेशन थोड़ा सा देखेंगे। बच्चों अगर आप कश्मीर से उरी होते हुए गिलगित यानी पीओके और इधर से अफगानिस्तान की तरफ आप जाना चाहते हो तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा। इस दर्रे का नाम होगा बुर्जिला दर्रा। तो जो बुर्जिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा, कश्मीर से उरी के रास्ते गिलगित पीओके की तरफ जाएगा। अगर आप इसी कश्मीर से होते हुए कारगिल होते हुए लद्दाख या लेह की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपको यहां पर एक और दर्रा मिलेगा जिसका नाम होगा जोजिला। ये बच्चों जोजिला आपको यहां पे मिलेगा। और एक और दर्रा जो तीसरा दर्रा है जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, इस दर्रे का नाम होता है बनिहाल दर्रा बच्चों। तो ये तीनों दर्रे जम्मू कश्मीर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगातार पेपरों में क्वेश्चन बनकर आते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कश्मीर की घाटी को शेष भारत यानी जम्मू फिर इधर से पंजाब दिल्ली हरियाणा की तरफ आने के लिए हमें कौन सा दर्रा मिलेगा, तो बनिहाल दर्रा मिलेगा। ये जो बनिहाल दर्रा है यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इस पर्वत श्रेणी का नाम है बच्चों पीर पंजाल, याद रखिएगा यह है पीर पंजाल। और कश्मीर की घाटी से अगर हम लद्दाख या लेह की तरफ जाना चाहेंगे कारगिल के रास्ते से होकर, कारगिल बीच में पड़ेगा, इसका नाम होगा जोजिला। इसके अलावा लनकला, थांगला और इसके अलावा आपका यहां पे काराकोरम, ये काराकोरम, लनकला, चांगला, थांगला, ये कई सारे दर्रे आपको इस जम्मू कश्मीर लद्दाख की सीमा पर आपको मिलेंगे। एक दर्रा इधर और पीर पंजाल में पीर पंजाल के ही नाम से मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे आपको जम्मू कश्मीर के हैं। तो क्वेश्चन बच्चों यहां पर यही था, जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार यूपी पुलिस में बदलता है, वो आपसे पूछते हैं कि ये जो जोजिला दर्रा है यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये कश्मीर को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है। किसके थ्रू कनेक्ट करता है? कारगिल से होकर कनेक्ट करता है। इतना बच्चों अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहां पर है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो बच्चों यहां पर देखिए आपके सामने चार बड़े नाम दिख रहे हैं। जयप्रकाश नारायण दिख रहा है, इसके अलावा आपको जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, चारों बड़े नाम हैं। इंडिया में समाज सुधारकों में इनका नाम लिया जाता है। वैसे तो भारत में समाज सुधारों की शुरुआत या जनक अगर हम कहें तो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, सती प्रथा को खत्म किया बेंटिक के साथ मिलकर। तो इनके बड़े बड़े काम थे। इसके अलावा ज्योतिबा फूले ने क्या काम किया कि जो अनुसूचित जातियां या जनजातियां हैं, जो जिनको समाज में छुआछूत या अन्य तरीके से इग्नोर किया जाता था, इनके लिए इन लोगों ने काफी काम किया और विद्यालय वगैरह प्राथमिक शिक्षा के लिए इन लोगों ने काम किया। जयप्रकाश नारायण वो नाम है जब इंदिरा का आपातकाल चल रहा था, उस चरम समय पर पूरी देश को इंदिरा के खिलाफ एकजुट करने वाला व्यक्ति यही था, जयप्रकाश नारायण। तो जननायक इनको कहा जाता था, सॉरी लोकनायक, इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके नाम में ही उपनाम दिया गया था लोकनायक। पूरी जनता के नायक थे बिहार के रहने वाले जयप्रकाश नारायण। अब बचे विनोबा भावे। तो विनोबा भावे भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे और 1951 में इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत किया था जिसका नाम था भूदान आंदोलन बच्चों। तो यहां पर आप देख लो कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे। भूदान आंदोलन था क्या बच्चों? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भूदान का मतलब होता था जमीन दान करना। विनोबा भावे ने कहा आजादी के बाद कि जो भूमिहीन किसान या भूमिहीन श्रमिक हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है,
अगर हम उनको जमीन देना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ सरकारी नियम कानून से नहीं हो सकता। इसमें उस आम जनता को, जनमानस को भी साथ देना होगा जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। वे स्वेच्छा से अपनी जमीन दान कर सकते हैं ताकि उस दान लिए गए जमीन को हम गरीबों में पुनर्वितरित कर सकें। तो एक तरफ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कानूनी माध्यम से जमींदारी प्रथा को खत्म करना चाह रहे थे, जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों को देना चाहते थे। वही दूसरी ओर विनोबा भावे क्या करना चाहते थे, स्वैच्छिक रूप से जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है उनकी इच्छा से उनसे जमीन लेकर गरीबों में बांटना चाहते थे। तो काफी ये फेमस आंदोलन हुआ था और बहुत सारे लोग विनोबा भावे से प्रेरित होकर अपनी जमीन दान किए थे। चलिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन आज का है हमारा यहां पर, आज की टेस्ट सीरीज का, कौन सी नहर प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करने वाली नहर। तो पहले 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। पेनामा नहर, बच्चों ये पेनामा, आप इसको पनामा कह सकते हो, तो ये पनामा, ये है पनामा नहर। तो पनामा कैनल, स्वेज कैनल, इंदिरा गांधी नहर और इरी नहर। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो है पनामा नहर। पनामा नहर क्या कर रहा है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है उसको भी आपको मैप में दिखाते हैं। यहां देखिए, ये जो ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका बच्चों। और इसके ठीक नीचे ये जो महाद्वीप है, ये है साउथ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के इधर पूरब की तरफ ये जो महासागर है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। और इधर की तरफ ये जो महासागर है पश्चिम की तरफ इनके, ये है प्रशांत महासागर बच्चों। अब आप देखो, अगर कोई व्यक्ति यहां पर है और यहां से उसको यहां पर आना है अपनी जहाज लेकर, या मान लो यहां पर अपनी जहाज लेकर आना है, तो वो या तो इधर से ऐसे पूरा घूम कर आए, या तो फिर इधर से पूरा इतना घूम कर आए, क्योंकि यहां पर ये जमीन था, पनामा नाम का देश था। तो पनामा देश ने क्या किया कि अपने को ही यहां पर 2 टुकड़े में बांट दिया, यानी कि एक नहर यहां पे बना दिया। इस नहर से उसने क्या किया, अटलांटिक को इस पैसिफिक से कनेक्ट कर दिया। तो अब जब भी किसी को यहां से आना है, यहां से मतलब शॉर्टकट में आ जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कनेक्ट करने वाला ये जो नहर है बच्चों, ये है पनामा नहर। सेम ऐसे ही स्वेज नहर किसको किसको कनेक्ट करता है, ये करता है लाल सागर व भूमध्य सागर को। इससे भी रास्ते काफी छोटे हो जाते हैं स्वेज नहर को लेकर। लाल सागर और भूमध्य सागर को ये कनेक्ट कर देता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो नहर है, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यह इंडिया का सबसे बड़ा नहर है, सबसे लंबा नहर है। पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को जो पानी प्रोवाइड होता है, इंदिरा गांधी नहर से प्रोवाइड होता है। सतलज नदी जिस पॉइंट पर ब्यास से मर्ज होती है, या सतलज नदी में जहां पर ब्यास नदी आकर अपना पानी डालती है, उस जगह का नाम है पंजाब में हरिके बैराज। इसी हरिके बैराज पर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और बच्चों यहाँ पे ईरी नहर जो है वो अमेरिका के 5 महान झीलों से संबंधित है। अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं, जैसे सुपीरियर है, मिशिगन है, ईरी है, इंटोरियो है, यूरान है, तो उन्हीं में से संबंधित है ईरी नहर। इसके बाद बच्चों यहां पर जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान के अनुसार वोट देने के लिए एक व्यक्ति की कम से कम कितने वर्ष उम्र होनी चाहिए? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तब तक आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि भारत में अगर किसी व्यक्ति को वोट देना है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए। क्या 18 साल, 19 साल, 23 साल या 25 साल? तो इसका जो सबसे सही आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का, वो है 18 साल। तो भारत में
वोट देने की जो उम्र है वो 18 वर्ष है। लेकिन आप ये जान लो कि 26 नवंबर 1950 को, सॉरी 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपना संविधान लागू किया था, उस समय हमने क्या किया था कि वोट डालने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष रखा था। तो शुरू में संविधान लागू होने के समय भारत में मतदान करने की जो उम्र थी वो उस समय जो है कि कितनी निर्धारित की गई थी, वो उस समय 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन बाद में इस मामले को लेकर कई बार जो है कि वो हुए, सरकार ने समितियां बनाई, रिपोर्ट मांगे, उन सारे रिपोर्टों के हिसाब से 1989 में 1989 किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। तो राजीव गांधी की सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया और संविधान में संशोधन किया, 61वां संविधान संशोधन। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर किया गया, संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की जो आयु है उसको घटाकर 21 से 18 साल कर दिया गया। तो अभी भारत में कोई भी 18 साल का व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मतदान कर सकता है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि अभी कितना है, तो अभी 18 है। संविधान लागू होने के समय कितना था, तो वहां पर 21 था। और ये 21 से 18 हुआ कब, तो ये 1989 में किया गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन था। इसके बाद बच्चों आज का जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सार्क होता क्या है। तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन या कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बच्चों 1960 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपना एक संगठन बनाया था, आसियान। और आसियान इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ, आसियान के देश इतनी तेजी से विकसित हुए कि उसी को देखकर दक्षिण एशिया के देशों ने भी अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा था सार्क। सार्क की स्थापना बच्चों, इसको हम दक्षेस भी कहते हैं, कई बार इसको दक्षेस कहा जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये जो दक्षेस है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी बच्चों, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बनाया गया। जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो ढाका में नहीं है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू में है, ये काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, याद रखिएगा। तो 1985 में हमने ढाका, ये काठमांडू नेपाल में इस सार्क को बनाया। और उस समय सार्क में 7 देशों को हम लोगों ने शामिल किया था। दक्षिण एशिया के 7 देश इसमें शामिल हुए थे। वो 7 देश कौन कौन से थे? तो बच्चों उसमें जो 7 देश थे, उसमें नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 बांग्लादेश, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 नेपाल और नंबर 7 मालदीव। ये 7 देशों को मिलाकर हम लोगों ने सार्क को बनाया था। बाद में सन 2008 में हमने इसमें 8वां देश शामिल किया था जिसका नाम था अफगानिस्तान। तो इसमें बाद में हम लोगों ने क्या किया था कि अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया।
तो इस समय इसमें टोटल देशों की संख्या 8 है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो श्रीलंका है बच्चों, भूटान भी है, अच्छा यहां पर मालदीव भी है। तो कौन सा देश नहीं है बच्चों, तो वो है इंडोनेशिया। आप देख लो, ये 8 मेंबर के नाम कब बना, इसका मेन काम क्या है, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना। आसियान का नकल मारकर इन लोगों ने इसको बनाया तो जरूर था बच्चों, लेकिन इसका उतना ज्यादा जो है कि सफलता नहीं मिली इसको। इसका मेन रीजन था 2 कट्टर प्रतिद्वंदियों का इस ग्रुप में होना, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की उपस्थिति के कारण ये जो संगठन है कभी सफल हो ही नहीं पाया, क्योंकि कभी इंडिया पाकिस्तान का विरोध करता, कभी पाकिस्तान इंडिया का करता, इसलिए इसके तो सम्मेलन भी नहीं हो पा रहे हैं, इस समय बंद पड़े हैं सार्क के सम्मेलन। तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे पेपर में, तो आप इसको बारे में पढ़ लीजिएगा। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है आज का, भारतीय राज्यों का पहली बार भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर कि भाषाई आधार पर हमने पुनर्गठन कब किया था। ये सब वीडियोस ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स पे बन चुके हैं, तो आप यहां पर क्वेश्चन देखो कि भाषा के आधार पे हमने पहली बार जो पुनर्गठन किया था, उसके लिए एक कमिटी बनी थी, उस कमिटी का नाम था फजल अली। इस कमिटी ने 1953 में इसको बनाया गया और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी बच्चों, इस रिपोर्ट को इसने 1956 में दिया और इसने कहा कि इंडिया को भाषा के आधार पे हम पुनर्गठित कर सकते हैं। तो इसके रिपोर्ट के हिसाब से संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और इसके थ्रू हमने राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित कर दिया। तो यहां पर क्वेश्चन देखना कि किस सन में हमने किया, क्या 47 में नहीं, क्या 1950 में नहीं, क्या 1952 में नहीं, तो हमने कब यहां पे इसको पुनर्गठित किया है, 1956 में। तो भारतीय राज्यों को पहली बार भाषा के आधार पर 1956 में पुनर्गठित किया गया और इसमें जो सबसे बड़ा काम हुआ कि भारत में जो 4 प्रकार के राज्य थे, जो 4 प्रकार के राज्य जिसमें वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी के राज्य थे, उनकी कैटेगरी को हमने खत्म करके यहां पे 2 प्रकार के राज्य बनाए। और ये 2 प्रकार के जो राज्य हुआ करते थे, इसमें एक तो स्टेट कहलाएं और दूसरे जो है कि यूनियन टेरिटरीज या यूटीज कहलाएं। उस समय फजल अली के रिकमेंडेशन पे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में राज्यों की संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 निर्धारित की गई थी। बाद में लगातार नए नए राज्य बनते रहे, बड़े बड़े राज्यों का बंटवारा होता रहा और इस तरीके से यहाँ पे जो राज्यों की संख्या है वो बढ़ते बढ़ते 29 तक पहुंच गई थी। लेकिन फिलहाल इस समय हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की कैटेगरी से हमने क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। यूनियन टेरिटरीज की संख्या 6 से बढ़कर अभी 8 हो गई है। कई यूनियन टेरिटरीज बाद में राज्य बने, कई नए यूनियन टेरिटरीज बने, तो एक बड़ा इतिहास है इंडिया के रिकंस्ट्रक्शन का। तो भारतीय राज्यों का पहली बार भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हमने किया वो 1956 में किया था बच्चों। अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से शुरू होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से शुरू हो रही है। तो पहले तो आप ये जान लो कि अमरकंटक है क्या। तो ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक यह मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैकाल पहाड़ी या मैकाल पर्वत। इस मैकाल पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है, ये सर्वोच्च बिंदु या सर्वोच्च चोटी है ये अमरकंटक। तो अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर लाइन पर है। यहां पर ये मान लीजिए ये है अमरकंटक या मैकाल, और यहां से बच्चों 4-5 नदियों का उद्गम होता है,
जैसे एक तो ऊपर की तरफ नदी जाती है जो गंगा में जाकर मर्ज हो जाती है, जिसका नाम होता है सोन। एक नीचे की तरफ आती है जिसका नाम होता है वेन गंगा, जो कि गोदावरी में जाकर मर्ज हो जाती है। एक इसके बगल में पहाड़ी है, जानपावा की पहाड़ी, वहां से निकलकर आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, जिसका नाम होता है महानदी, जो उड़ीसा का शोक भी कहलाती है। और एक रिवर जो है कि इधर की तरफ निकलती है, जो विपरीत दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी होती है, और इसका नाम होता है नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। और यहीं पर एक और नदी आकर इसी नर्मदा को आगे ज्वाइन कर लेती है, जिसका नाम होता है तवा। तो तवा, नर्मदा, सोन, महानदी, वेनगंगा, ये सब के सब मैकाल की पहाड़ी या अमरकंटक से बच्चों निकलते हैं। क्वेश्चन यहां पर क्या था, कौन सी नदी अमरकंटक से शुरू होती है? तो क्या गंगा? नहीं। तो गंगा कहां से शुरू होती है? ये गंगोत्री से शुरू होती है। यमुना? नहीं। ये कहां से शुरू होती है? यमुनोत्री से। ये दोनों उत्तराखंड में है। चेनाब? चेनाब भी यहां से नहीं निकल रही है। चेनाब बारालाचाला से शुरू होती है, बारालाचाला से। ये बारालाचाला एक दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे से ये स्टार्ट हो रही है। तो बची कौन सी नदी? बची नर्मदा। और यहां पे ये देख लो, नर्मदा रिवर यहां से निकल रही है। नर्मदा इधर आगे जाकर खंबात की खाड़ी, ये जो खंबात की खाड़ी है, जो हमारी अरब सागर का एक पोर्शन है, वहीं पे गिर जाती है। नर्मदा नदी बहुत सारे अपने रास्ते में जलप्रपात बनाती है। पूरा का पूरा एमपी का टूरिज्म जो है, जबलपुर, भेड़ाघाट वगैरह का, वो इसी नर्मदा नदी के कारण पॉपुलर है। नर्मदा नदी दो बड़े पर्वतों के बीच से बनने वाली जो रिफ्ट वैलीज हैं, जो फ्रंस घाटी हैं, उसके बीच से बहती है। इसीलिए इस पर और भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंडिया की नदी रिफ्ट वैली से होती है। नर्मदा के ऊपर की तरफ बच्चों, यहां ये जो नर्मदा है, यहां ऊपर की तरफ विंध्याचल माउंटेन और नीचे की तरफ सतपुड़ा माउंटेन्स है। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहने वाली भारत की नदी है। तो नर्मदा के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहां पर, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाले सागर का नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है। तो पहले तो ये देख लो कि यहां पर अगर हम मैप को थोड़ा सा देखें बच्चों, तो ये हमारा ये अफ्रीका है और इधर ये यूरोप है, ये यूरोप है, और फिर इधर जो है कि ये एशिया है। अब यहां पे कुछ पानी के जो जगह दिख रहे हैं आपको, जैसे ये देखिए, ये जो पानी का बड़ा सा हिस्सा ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर बच्चों। ये है भूमध्य सागर। अब यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं लाल सागर। ये लाल सागर है। और भूमध्य सागर, लाल सागर। इधर की तरफ ये जो बड़ा सा हिस्सा है, इधर की तरफ ये है अटलांटिक महासागर। और इधर ये नीचे की तरफ यहां है, ये हिंद महासागर है, और इसी का एक पोर्शन अरब सागर यहां पर है। तो ये अरब सागर और ये हिंद महासागर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि ये जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका और इस यूरोप के बीच में किसका जो है कि कौन है जो बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रहा है। तो अफ्रीका को बच्चों यूरोप से अलग करने वाला, ये यूरोप ऊपर और अफ्रीका नीचे, और इनके बीच में ये जो लोकेशन है, ये है भूमध्य सागर। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका को यूरोप से जो अलग करने वाले सागर का नाम है, उसका नाम है भूमध्य सागर। हिंद महासागर का कोई लेना देना नहीं है, प्रशांत महासागर का तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। लाल सागर वाला ऑप्शन तब सही होता जब वो अफ्रीका और एशिया के बीच में डिवाइडर की बात करते हैं। तो अगर एशिया और अफ्रीका के बीच में डिवाइडर की बात होती तो आप यहां पे लाल सागर को बता सकते थे। तो क्वेश्चन था अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाले सागर का नाम, उसका नाम है बच्चों भूमध्य सागर। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है
बच्चों पाक जल डमरू मध्य जो पाक स्टेट है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप आपके सामने आ रहा है। तो ये जो पाक जल डमरू मध्य, पहले तो ये जान लो कि है क्या पाक जल डमरू मध्य। तो ये देखना, ये हमारा साउथ इंडिया है और यहां पर एक देश है श्रीलंका, ये है श्रीलंका और ये हमारा साउथ इंडिया। इस इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां ये जो पानी का सकरा सा ये जो चैनल है, इसी को हम पाक चैनल बोलते हैं। ये पाक चैनल है और ये पाक चैनल क्या कर रहा है, इधर से इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और इधर से बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट कर रहा है। इसी पाक चैनल पर भगवान राम ने पुल बनाया हुआ था। तो अब क्वेश्चन है कि भारत के यह किस राज्य के पास स्थित है पाक चैनल? तो पहले तो आप ये देखो कि कर्नाटक को अगर हम लोकेट करेंगे तो कर्नाटक जो स्टेट हमारा है, कर्नाटक स्टेट यहां पर है, ये कर्नाटक हो गया। दूसरा स्टेट है तमिलनाडु, तो जो तमिलनाडु का स्टेट है ये यहां पर तमिलनाडु हो गया। तीसरा स्टेट है केरला, तो केरला का जो पोर्शन है ये केरला हो गया। उसके बाद एक और है नागालैंड, तो नागालैंड तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो नागालैंड से तो कोई लेना देना नहीं है। अब ऑप्शन के हिसाब से आप देखो कि पाक चैनल के बिल्कुल पास में कौन सा हमारा जो है कि स्टेट है यहां पर, तो पाक चैनल के बिल्कुल पास में तमिलनाडु स्टेट है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। इस पाक चैनल के ठीक ऊपर यहां पर पाक की खाड़ी है और नीचे की तरफ मुन्नार की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी ये दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है बच्चों। बंगाल की खाड़ी का पार्ट है पाक की खाड़ी और इधर हिंद महासागर का पार्ट है मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। तो कई बार पूछता है कि पाक की खाड़ी या पाक चैनल किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो श्रीलंका और इंडिया। इंडिया का कौन सा वो स्टेट पर्टिकुलर रहेगा, तमिलनाडु। इसके बाद बच्चों आज का जो अगला क्वेश्चन है यहां पर, यहां पे जो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले तो यहां पर ये जान लीजिए कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन एक आता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, एक तो क्वेश्चन ये पूछता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 में वारेन हेस्टिंग्स बना था बच्चों, याद रखना इसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इस वारेन हेस्टिंग्स को आगे चलकर बंगाल से हटाकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है पहली बार, तो उसका नाम होता है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। फिर थोड़ा और आगे चलकर इस गवर्नर जनरल पद को हटाकर यहां पे वायसराय का नाम दे दिया जाता है, तो भारत का वायसराय। ये कौन बना, तो ये बना जो भारत का पहला वायसराय, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बच्चों। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो उस समय तक अंतिम जो गवर्नर वायसराय था यहां पे, आजादी से ठीक पहले अंतिम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल वो माउंटबेटन था। फिर माउंटबेटन के बाद भारत अब तो आजाद हो गया है। यहां देखना, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम पूछा है, तो आजादी से ठीक पहले हमारा जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन। अब हम आजाद हो गए, आजाद होते ही हमने इस पद पर माउंटबेटन को कंटिन्यू रखा। तो आजादी के बाद हमारा पहला जो गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था। कुछ दिन माउंटबेटन रहते हैं, फिर चले जाते हैं और फिर उसके बाद हम अपने इंडिया की तरफ से इस पद पर पहले व्यक्ति को बैठाते हैं, जिनका नाम होता है सी राजगोपालाचारी। तो इस पद पर बैठने वाला पहला भारतीय, या ये जो भारतीय थे इसके बाद अब ये इस पद पे कोई नहीं बैठा, तो सी राजगोपालाचारी हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे या भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो भारतीय होते हुए इस पद पर बैठे थे।
तो यहां पे कई सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आपको क्या बताना है, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक। अगर यहीं पे भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और अगर अंतिम वायसराय पूछेगा तो माउंटबेटन। फिर एक गुलाम भारत की बात हुई थी, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो वो भी राजगोपालाचारी। इसके बाद बच्चों आज का जो अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है बच्चों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये जान लो कि भारत में बहुत सारे ऐसी फसलें हैं जिनसे लगातार पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे यहां पर आप देख लो कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए गेहूं में सबसे उत्पादन में नंबर 1 तो यूपी, चावल में अगर नंबर 1 पूछे बच्चों तो आपको बताना है वेस्ट बंगाल। उसके बाद अगर आपसे पूछे मोटे अनाजों में, जो मोटे अनाज होते हैं मक्का वगैरह, इसमें राजस्थान। फिर बच्चों अगर आपसे पूछे कुल दाल में, दलहन जिसको कहते हैं कुल दाल या दलहन, तो कुल दलहन में एमपी, एमपी दाल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। और इसमें भी 2 प्रकार की दालें होती हैं, एक अरहर और एक चना। अरहर के उत्पादन में जो है कि एमएच महाराष्ट्र, और चना के उत्पादन में एमपी। तो एमपी और महाराष्ट्र में कुल मिला जुला कर दाल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम यहीं पे कुल तिलहन की बात करें, जहां से हम तेल निकालते हैं तिलहन, तो कुल तिलहन के मामले में राजस्थान टॉप करता है बच्चों। और तेल ज्यादातर हम किस चीजों का खाते हैं, तो तिलहन में हम लोग सबसे ज्यादा सरसों और राई, तो सरसों और राई के यानी कि जो मस्टर्ड एंड रेपसीड हैं, इनके प्रोडक्शन में राजस्थान ही टॉप पर है। इसके अलावा मूंगफली बच्चों, इसका भी तेल बहुत ज्यादा खाने में यूज किया जाता है, तो मूंगफली में हमारा जो है कि गुजरात। गुजरात के अलावा एक और हमारे पास है जिसका हम लोग तेल यूज करते हैं, वो है सूरजमुखी बच्चों। तो सूरजमुखी के उत्पादन में हमारा कर्नाटक स्टेट, कर्नाटक सूरजमुखी में सबसे नंबर 1 पर है। और एक चीज और यहां पर है, वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन का जो उत्पादन हो रहा है, इस सोयाबीन के उत्पादन में बच्चों यहां पर सोयाबीन के उत्पादन में जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सोयाबीन में, सरसों में राजस्थान, मूंगफली में। ये बिल्कुल अपडेटेड डेटा बता रहा हूं, रट लेना पेपर में 17-18 फरवरी को पेपर में बैठने से पहले। इसके अलावा गन्ना, गन्ना के उत्पादन में बच्चों यूपी। कपास, कपास के उत्पादन में इस समय गुजरात टॉप कर रहा है। इसके अलावा यहां पर आपका चाय, चाय में असम। कॉफी, कॉफी में कर्नाटक। इसके अलावा नारियल, नारियल में बच्चों केरल। इसके अलावा रबर, रबर में केरल। तो ये कुछ हमारे यहां पर, हाँ एक और यहां पे जूट, जूट में वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ हमारी प्रमुख क्रॉप्स हैं जिनके प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट लगातार टॉप पोजीशन बनाया हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन तो कहां पर होगा इस डायग्राम के हिसाब से बच्चों, तो ये होगा हमारा केरल में। तो आज हम लोगों ने बच्चों इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट किया है, और इस 15 क्वेश्चंस में कम से कम 100-150 तो अलग से आपको क्वेश्चन मिले होंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोगों का उत्साह और बढ़ता रहे, और हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण परीक्षा के संबंध में वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद बच्चों।